आज से हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स बनाने का सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे। और इस चैप्टर में भी वर्ड प्रॉब्लम अलग अलग प्रकार के दिए गए हैं। एज वाले हैं, फिर से मनी वाले हैं, नंबर वाले हैं, अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम आपको इस चैप्टर में भी देखने को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 3 यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में देखा था। तो जिस प्रकार से उसमें भी अलग अलग प्रकार का वर्ड प्रॉब्लम था, इसमें भी हमारा अलग अलग प्रकार का वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जिसमें से आज हम लोग शुरू करेंगे अपना एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम, जो कि एज से रिलेटेड होगा। और यहाँ पे जो हम सीखने जा रहे हैं इसमें पहले आप समझिए ध्यान से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वर्ड प्रॉब्लम होता है वो थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से आसान होता है, 2-3 कारण के वजह से। पहला कारण तो इसमें ये है कि इसमें आपको 2 वेरिएबल नहीं निकालने हैं, एक ही वेरिएबल इसमें निकालना है आपको। ठीक है, क्योंकि 2 वेरिएबल इसमें है ही नहीं, एक ही वेरिएबल है, या तो x या तो a या तो b या तो p या तो q, कुछ भी, लेकिन वेरिएबल एक ही होगा। पहला ये कारण हो गया। दूसरा कारण ये हो गया कि इसमें कोई अलग से कॉन्सेप्ट लेने की जरूरत नहीं है। जो कॉन्सेप्ट आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट हमारा इसमें भी लागू होगा। ठीक है, और तीसरा ये चीज़ है कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत लंबा नहीं सोचना है। इसको सॉल्व करने के लिए बस आपके पास 2 मेथड है, एक फैक्टराइजेशन और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप वो अप्लाई कर लो। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपना एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। इसमें 3 सवाल देंगे हम, अभी फिलहाल 2 हैं, इसको बना लेते हैं, उसके बाद फिर एक सवाल और देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले सवाल नंबर 1। पहला सवाल क्या कह रहा है, रोहन्स मदर एज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 साल ज़्यादा बड़ी है। समझिए, ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को और ब्रेक कर करके पढ़िए, समझ में आएगा। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमको ये बताइए कि क्या रोहन का आपको प्रेजेंट एज मालूम है? नहीं मालूम है। यदि हमको रोहन का प्रेजेंट एज मालूम चल जाए कि अभी रोहन का एज कितना है, तो उसमें बस 26 ऐड कर देंगे, उसकी माँ का मिल जाएगा हमको उम्र। चलिए तो हम लोग पहले यहाँ पे रोहन का प्रेजेंट एज मालूम कर लेते हैं। तो आप मान लीजिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x ईयर्स। रोहन के प्रेजेंट एज को हमने x ईयर्स मान लिया। अब आपको ये मान लेना है कि रोहन का यही उम्र है अभी फिलहाल। तो बताइए इसकी माँ का उम्र कितना होगा? x + 26, क्योंकि 26 साल वो ज़्यादा बड़ी हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर the present age of Rohan's mother be x + 26 years। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, यहां तक हमारा काम खत्म हो गया। आगे देखिए कहा क्या गया है। आगे कहा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, द प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। प्रोडक्ट का काम हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले आप देखिए हिंट के तौर पे क्या इस्तेमाल वर्ड हुआ है, विल बी और विल बी का। और याद कीजिए अपना चैप्टर नंबर 3 जब हम आपको उसमें एज वाला वर्ड प्रॉब्लम बता रहे थे तो हमने कहा था जब भी ये वर्ड आपको दिख जाए विल बी का मतलब क्या, फ्यूचर। और फ्यूचर में हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट एज को ऐड करते हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं लेने जा रहे हैं हम लोग, वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ रखा है पहले से। तो विल बी का मतलब हो गया कि जो रोहन का और रोहन की माँ का जो फिलहाल प्रेजेंट एज है उसमें बस आप 3 साल क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ऐड कर देते हैं, आगे बढ़िए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आफ्टर 3 years, यानी कि 3 साल के बाद उन दोनों का एज कितना हो जाएगा, पहले वो लिख लीजिए। रोहन्स एज विल बी, रोहन का एज कितना हो जाएगा, अभी x है तो उसका हो जाएगा x + 3 years। क्यों हम यहाँ पे 3 ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये बात कर रहा है फ्यूचर का।
फ्यूचर में मतलब कि अभी यदि मान लीजिए रोहन का एज 12 साल है सपोज कीजिए, तो फ्यूचर में 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, 15 साल, यानी कि ऐड करना है हमको, तो ऐड हमने कर दिया। उसी प्रकार से उसकी माँ का एज कितना हो जाएगा, रोहन्स मदर एज विल बी, अभी उसकी माँ का प्रेजेंट एज इतना है, तो 3 साल के बाद उसमें भी ऐड होगा 3, यानी कि x + 26 + 3 ईयर्स। कोई दिक्कत इसको में? अच्छा, यहाँ पे 26 + 3 के जगह पे डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, +29 लिख दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, +29 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रोडक्ट के बारे में जो बात कहा गया था अब वो कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। अब द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी कि 3 साल के बाद जब इन दोनों के एज को प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना बन के आ जाता है हमारे सामने, 360 आ जाता है। तो अब हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि 3 साल के बाद इन दोनों का एज कितना है, रोहन का इतना है और उसकी माँ का इतना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। चलिए बस अब हमारा काम हो गया, यानी कि x + 3 इंटू x + 29 = 360। आगे बढ़िए, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है। यहाँ पे अब आप x से मल्टीप्लाई करो x + 29 को, फिर +3 से मल्टीप्लाई करो x + 29 को बराबर 360। बताइए कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 29x + 3x + 87 = 360। अब एक काम कीजिए आप, क्या इस 360 को आप इधर लेकर आ जाइए, ठीक है। तो x² प्लस, अब देखिए तो यहाँ पे 29x और 3x 32x प्लस 87 इधर लेकर आएंगे तो -360 = 0 इधर बच जाएगा हमारा। अब यहाँ पे आइए, x² प्लस 32x, और यहाँ पे देखिए अब ये माइनस में और ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़े का साइन माइनस में है तो माइनस रहेगा। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, 360 में 87 को माइनस करेंगे तो 10 में 7 गया तो 3, 15 में 8 गया 7, 2, 273 = 0। अब ये हमारा अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है। आगे बढ़िए, अब सवाल में क्या कहा गया था, रिप्रेजेंट द गिवन सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा बस हमारा बन गया, इतना ही था इसमें आपको एज नहीं मालूम करना है। देखिए अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर एज वाला सवाल है तो रोहन का और उसकी माँ का प्रेजेंट एज पूछेगा। हाँ पूछा जा सकता है, निकाला भी जा सकता है, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है, निकाला भी जा सकता है, लेकिन नहीं निकालेंगे। बोले क्यों? क्योंकि सवाल कहा ही नहीं है, बस सवाल कह रहा है कि बस आप इसको इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाके छोड़ दो। देखो सवाल लास्ट में पढ़ो, रिप्रेजेंट द गिवन सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि बस इस पूरे सिचुएशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके छोड़ दो, बात खत्म। लेकिन यदि पूछ देता यहाँ पे कि इन दोनों का प्रेजेंट एज मालूम कीजिए कितना है, तो क्या करना पड़ता हमको, x का वैल्यू निकालना पड़ता। और अब इसको सॉल्व करने का तरीका आपके पास दो है, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड। आप चाहें तो इसका एज निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं कहा गया क्वेश्चन में तो नहीं करेंगे, है ना। और ऐसा क्वेश्चन क्यों लिए हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कभी कभी आपको केवल और केवल रिप्रेजेंट करने के लिए कहेगा इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, और कभी कभी एज भी पूछ लेगा। एज हमारा उस वाले सवाल में पूछा गया तो उसमें निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो सवाल इस प्रकार का भी मिल सकता है, और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर, ठीक है। बस इतना, इसमें आप कुछ नहीं करना है, एज नहीं निकालना है, क्योंकि पूछा नहीं गया था। पूछा जाता तो एज निकाल लेते। क्या एज निकालना हार्ड है? अब इसमें कुछ हार्ड नहीं है, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए बी सी का वैल्यू लिखिए, फॉर्मूला लगाइए, बात खत्म। चलिए अब वो वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेज। अच्छा ये जो ऊपर वाला टर्म है ना, ऊपर का हम लोग बाद में देखेंगे, ऊपर का बाद में देखेंगे। क्या है? द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेज, इसको बाद में देखेंगे, पहले आगे बढ़िए। 3 years ago and 5 years from now एज 1/3, यानी कि मान लीजिए सवाल में क्या कह रहा है, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। सवाल में मतलब ये है कि देखो रोहन का 3 साल
पहले वाला उम्र पता करो, 3 ईयर्स अगो का मतलब क्या, 3 साल पहले वाला उम्र पता करो। और रोहन का, सॉरी रहमान का, रहमान सॉरी मिस्टेक हो गया, रहमान, यानी कि रहमान का 3 साल पहले वाला उम्र पता करो, पहला चीज। दूसरा चीज, रहमान का 5 साल के बाद वाला भी उम्र पता करो, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, याद आ गया हिंट, फ्रॉम नाउ का मतलब फ्यूचर। लेकिन इतना कुछ मालूम करने से पहले आपको उसका प्रेजेंट एज तो मालूम होना चाहिए ना, तभी तो हम घटा सकते हैं या फिर माइनस कर या फिर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे बात आपको ये समझना है कि 3 साल पहले का उम्र या फिर 5 साल बाद का उम्र तभी निकलेगा जब उसका हमको क्या मालूम हो, प्रेजेंट एज मालूम हो। तो वही तो हमको नहीं मालूम है, तो पहले वो मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे आप मान लीजिए सॉल्यूशन में, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x ईयर्स। रहमान के प्रेजेंट एज को हमने x ईयर्स मान लिया, ठीक है। अब रहमान के जब आपने प्रेजेंट एज को x मान लिया, तो अब हम लोग पहले इसके 3 साल पहले वाले उम्र को निकालते हैं। तो 3 ईयर्स अगो, बताइए अभी यदि रहमान का प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो 3 साल पहले इसका उम्र कितना रहा होगा, x माइनस 3, क्योंकि बात हो रहा है अगो यानी कि पास्ट का, और पास्ट में हम लोग क्या करते थे, माइनस करते थे। और जब भी बात हो फ्यूचर का, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहां पे हमारा हो जाएगा रहमान्स एज वॉज x माइनस 3 ईयर्स, यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले रहमान का एज x माइनस 3 ईयर्स था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर और क्या कहा गया है, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 साल आज से फिर बाद वाला पता करो। मान लीजिए यदि रहमान का एज अभी 12 साल है, तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, 17 साल। यानी कि जब भी पास्ट के बारे में बात होगा हम लोग प्रेजेंट एज में माइनस करेंगे, लेकिन जब भी बात होगा फ्यूचर का तो क्या करेंगे, फिर प्रेजेंट एज में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे बात हो रहा है किसका, फ्यूचर का। फ्रॉम नाउ का मतलब आज से 5 साल बाद, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद रहमान का एज हो जाएगा, रहमान्स एज विल बी x प्लस 5 ईयर्स। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो ये हमारा हो गया। अब चलिए, अब आप अपने सवाल पे चलिए। यहां तक आपने कर लिया, यही तक बच्चा फंसता है, आगे तो आप कर लेंगे। देखिए क्या है, आगे कहा गया है कि दिस सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस, यानी कि यहाँ पे जो आपने इसका ये एज निकाला, 3 साल पहले वाला ये एज, 5 साल के बाद वाला ये एज, इसका क्या करो आप, रेसिप्रोकल करके सम करो। देखो साफ लिखा हुआ स्टेटमेंट पढ़िएगा, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस कहा गया, मतलब इसका 2 एज अभी आपने निकाला, एक 3 साल पहले वाला और एक 5 साल बाद वाला। तो इन दोनों एज को आप क्या करो, रेसिप्रोकल करके ऐड करो। और यदि आप इतना करेंगे तो कितना आना चाहिए रिजल्ट, 1/3 आना चाहिए। चलिए, अब हमारा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वाला काम शुरू होता है। तो जब इसका आप रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 1/x माइनस 3, अब प्लस करना है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x प्लस 5, और इतना आप करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, 1/3 आता है, यही दिखा हुआ था। अब आप जब एक बार पूरा का पूरा ये सवाल पढ़ेंगे और ये सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये क्लिक कर जाएगा। अब कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो अब हमारा यहाँ पे मेन काम चालू होता है। देखेंगे अब आप लोग ध्यान से, यहीं पे आपको समझना है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एलसीएम ले लीजिए। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 आएगा इसका एलसीएम। इससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे, ये तो कट जाएगा, ये बच जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा x प्लस 5। आगे बढ़िए, फिर प्लस, इससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा लेकिन ये बच जाएगा। तो ये हमारा हो गया x माइनस 3 इक्वल टू 1/3। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे आइए। अब आप ये बीच में प्लस है तो ब्रैकेट ये सब का साइन हटा दो, कितना हो जाएगा, x प्लस 5
प्लस एक्स माइनस 3 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1/3। चलिए अब मेरे हिसाब से आप यहां पे आ जाइए। x और x 2x और 5 माइनस 3 कितना 2 प्लस 2। आगे नीचे में जैसा है उसको आप वैसा रहने दीजिए फिलहाल। x माइनस 3 है और उसके बाद फिर x प्लस 5 है इक्वल्स टू इधर हमारे पास 1/3 है। चलिए अब जरा देखिए तो ध्यान से, क्या यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है? इस ऊपर वाले को पूरे से इससे मल्टीप्लाई करो 3 से और 1 को इससे मल्टीप्लाई करो। तो सबसे पहले हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2x प्लस 2 को, और जब आप 1 से पूरे को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही रहेगा हमारे पास। तो कितना हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। आगे बढ़िए, मल्टीप्लाई कीजिए 6x प्लस 6 इक्वल्स टू, इसमें आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, अलग अलग कर लेते हैं हम लोग इसको। पहले आप x से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 में, फिर आप माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 में। अब देखिए 6x प्लस 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक आप काम कीजिए, इस पूरे को उठाकर जब आप इधर लाएंगे ना तो एक्स स्क्वायर हमारा माइनस में आ जाएगा, जो कि हमारा आगे चल के काम गड़बड़ा देगा। इसलिए आप एक काम क्या करो, इन्हीं दोनों को उठाकर लेकर उधर चले जाओ, यानी कि इधर वाले के साथ आपको कुछ नहीं करना है। तो जैसा वैसा लिख दो, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, इधर जो था वो हमारा वैसा ही है। अब इधर वाले को उठाकर भी उधर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस 6x और माइनस 6 बराबर हमारा इधर क्या बच गया 0, तो 0, बात खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर तो रहेगा, अब ध्यान से आप समझेंगे यहाँ पे, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है। 5x और माइनस 3x प्लस 2x और यहाँ पे माइनस 6x माइनस 4x, वेरी गुड, माइनस 4x। उसके बाद फिर माइनस 15 और माइनस 6 माइनस 21 बराबर 0। अब आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू अब हमको क्या निकालना है, इसका प्रेजेंट एज निकालना है, क्योंकि इसमें निकालने के लिए कहा गया है। इसमें नहीं कहा गया तो नहीं निकाले हैं, इसमें कहा गया है तो निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है और इसी का इस्तेमाल करके अब हमको क्या निकालना है, और इसका एज निकालना है, प्रेजेंट एज। चल तो नीचे तो अब जगह नहीं बचा, ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इधर का। देखिए अब आपका ना सवाल बन गया, बहुत आसान हो गया। अब बस आपको इसका प्रेजेंट एज मालूम करना है और आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, ठीक है। एक बार दोबारा हम उसको वहां से यहाँ पे लिख देते हैं, कंटिन्यू। हमारा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, इसको आप चाहें तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के मेथड से भी बना सकते हैं। दोनों तरीके से बनेगा और आसान तरीके से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम फिर भी यहाँ पे इसको जानबूझ के बनाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्यों? क्योंकि जल्दी बनेगा। दूसरा बात, आपको थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए इसमें सबसे पहले आप हमको ए, बी और सी का वैल्यू बताइए। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू इसमें -4, सी का वैल्यू -21। अब आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला के ऊपर इसको पुट करेंगे और इसका वैल्यू आप निकालेंगे। देखिए हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता था, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ca डिवाइडेड बाई 2a, यही कहता था ना। चलिए अब इसका निकालिए वैल्यू। x इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे पहले से है तो माइनस हमने दे दिया, और b का वैल्यू कितना है -4, प्लस माइनस है रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब कि -4 का स्क्वायर -4 इंटू सी मतलब कि -21 इंटू ए यानी कि 1। बात समझ में आ रही है? बस वैल्यू पुट कर रहे हैं। 2 इंटू 1 का मतलब 1। आगे बढ़िए, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस। अब इसका देखिए -4 का स्क्वायर है मतलब कि 16
और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 84। हाँ 84 सही है, डिवाइडेड बाई 2। आगे बढ़िए अब x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट अंडर 100 डिवाइडेड बाई 2। आगे बढ़िए अब x इज इक्वल टू 4। अब यहीं से हमको क्या, अच्छा चलो एक स्टेप और कर लेते हैं। इसका कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2। अरे भाई 100 के ऊपर रूट है तो इसका कितना होगा 10 आएगा, तो हो गया हमारा ये 10। आगे बढ़ा जाए, हाँ अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू आना चाहिए ना, देखिए ध्यान से अब। तो एक हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 10 बाई 2 और एक हो जाएगा 4 माइनस 10 बाई 2। ठीक है, थोड़ा सा और देख लीजिए यहाँ पे आप x इज इक्वल टू, ये तो हमारा हो गया कितना 14 बाई 2 और ये हमारा माइनस 6 बाई 2। एक स्टेप और सॉल्व किया जाए, x इज इक्वल टू 7 कॉमा माइनस 3। अब यहीं पे आपको समझना है, देखिएगा ध्यान से। अब आपको लग रहा होगा कि सर उसका प्रेजेंट एज पूछा गया था और उसके प्रेजेंट एज को आपने x माना था और x का यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू आ रहा है। क्या कभी किसी का प्रेजेंट एज दो गो हो सकता है क्या? जैसे यदि हमसे कोई पूछे कि प्रिंस तुम अपना ना प्रेजेंट एज बताओ, तो हम क्या बोलेंगे, एक ही कोई वैल्यू बोलेंगे ना, 40 साल 50 साल 60 साल, जो मेरा एज है वही हम बोलेंगे। लेकिन प्रेजेंट एज किसी का दो गो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब हो गया, और एक बात और यहाँ पे नोटिस करने वाली है, क्या कभी भी किसी का प्रेजेंट एज निगेटिव में होता है क्या? जैसे आपसे कोई आपका उम्र पूछता है तो आप क्या बोलते हैं, -15 ईयर्स, -14 ईयर्स, नहीं बोलते हैं। यानी कि नेगेटिव वाला वैल्यू आप बोलते ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास हो सकता है कि एक नेगेटिव वाला आ जाए और एक पॉजिटिव वाला आ जाए। ठीक है, तो नेगेटिव वाले को हम लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट, यानी कि इसका हम उसका इस्तेमाल ही नहीं करते हैं और केवल इस्तेमाल किसका करेंगे, 7 का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नेग्लेक्टिंग -3। -3 को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान एज 7 ईयर्स, यानी कि रहमान का प्रेजेंट एज कितना आ गया 7 ईयर आ गया। और यही वाला हमको वैल्यू इसका लेना है। ठीक है, माइनस वाला नहीं, क्योंकि कभी भी एज माइनस में नहीं होता है। तो जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम बनाए और यदि माइनस में आ रहा है, इसका मतलब वो वाला वैल्यू हमको नहीं लेना है। कोई दिक्कत अब इसमें? चलिए, तो यहाँ पे आप इसको कॉपी कीजिए। दोनों कभी यदि पॉजिटिव आ गया मान लीजिए, हाँ सवाल आपका सही है कि सर यदि दोनों पॉजिटिव में आ गया, तो जब भी पॉजिटिव में आएगा ना, हमेशा याद रखेगा या तो दोनों सेम होगा या तो नहीं आएगा। एक वैल्यू नेगेटिव में आएगा कंफर्म है और नेगेटिव वाले को लेना नहीं है। और मान लीजिए कि दोनों पॉजिटिव में आ गया, मान लीजिए दोनों पॉजिटिव में आ गया, तो उस केस में कंफर्म है कि दोनों बराबर वैल्यू आएगा, 2 2 4 4 इस प्रकार से। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत है इसमें? तो ये वाला भी हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब एक सवाल हम यहाँ पे एक और देंगे जानबूझ के, एनसीईआरटी के अंदर से देंगे, और वो सवाल ना बड़ा विचित्र सवाल है, थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा उसको बना लिया जाए। देखिए पहले तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं, और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का है। 2 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? Is the following situation possible? If so, determine their present ages. If so, determine their present ages.
और सवाल हमारा यहाँ पे है दिस सम ऑफ द एजेस of two friends aged 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. चलिए ये वाला एकदम बड़ा ही मशहूर सवाल है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए ध्यान से, ये भी एज वाला ही सवाल है, लेकिन इसका पूछने का तरीका बड़ा अजीब है। देखिए कहा गया इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये जो यहाँ पे सिचुएशन दिया गया है क्या ऐसा हो सकता है? इफ सो, यदि हो सकता है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, यदि ऐसा हो सकता है तो दोनों के प्रेजेंट एज को पता कीजिए। मतलब देखो, यदि नॉर्मल सवाल होता तो नॉर्मल तरीके से लिखता और नॉर्मल तरीके से पूछ देता प्रेजेंट एज क्या होगा बताओ, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल यदि घुमा फिरा के पूछ रहा है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, इसका मतलब थोड़ा सा ये सवाल जो है ना सोचने वाली सवाल है। नॉर्मल सवाल हमारा कैसा होता है, जैसे हम लोगों ने पहले और दूसरे सवाल को पढ़ा वो नॉर्मल था, उसमें जरा भी नहीं घुमाया गया था, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा अलग बदल दिया। क्या ऐसा सवाल कभी आपने देखा था एज वाले में? नहीं, मतलब कि ये इस तरीके से शुरू हो रहा है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ इसमें लफड़ा है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे बढ़िए, फिर सवाल में कहे क्या रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, यानी कि दो दोस्त हैं और उन दोनों का एज जब हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? 20 साल। दोनों को एज को जोड़ के, दोनों के एज को जोड़ के 20 साल है। 4 years ago, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48 ईयर्स। 48 ईयर्स आप कह सकते हैं इसमें, 48 ईयर्स यहाँ पे जोड़ लो, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारा चलो लिख ही देते हैं 48 ईयर्स, यानी कि आज से 4 साल पहले जब इन दोनों के एज को हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 48 ईयर्स आता है। तो ये हमारा ना मेन सवाल हमारा यहां से लेकर यहां तक में है, और ये ऊपर में आपसे कह दिया कंडीशन बताओ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसको पता करने के लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ेगा पहले। चलिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पे दो दोस्त है, दोनों दोस्त के एज को जोड़ते हैं तो 20 साल आता है, लेकिन क्या दोनों में से किसी का प्रेजेंट एज मालूम है आपको? नहीं मालूम है, तो पहले वो पता करेंगे हम। तो यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, देखिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x ईयर्स। देखिए, पहले वाले दोस्त के प्रेजेंट एज को हमने x ईयर्स मान लिया, तो अब जरा बताइए दूसरे वाले का एज कितना होगा? नहीं, देखिए ध्यान से समझिए, दो दोस्त है, दोनों दोस्त के एज को जोड़ते हैं तो 20 साल हमारे पास है। अब एक दोस्त के एज को हमने x ईयर्स मान लिया, तो दूसरे दोस्त का एज कितना होगा? 20 माइनस x। क्योंकि देखिए, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि दो दोस्त है, उसका एज ना 20 साल है, जोड़ के दोनों के एज को जोड़ के 20 साल है, लेकिन पहले वाले का एज 5 साल है, तो बताइए दूसरे का कितना होगा? 15 होगा। तो आपने क्या किया, इस पूरे में से पहले वाले दोस्त के एज को माइनस किया, तभी तुम्हारा 15 आया। उसी प्रकार से दो दोस्त का एज हमारा 20 साल दिया हुआ है, और पहले वाले दोस्त के एज को आपने x मान लिया, तो दूसरे का कितना होगा? 20 माइनस x। कोई दिक्कत है इसमें? चलो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग द प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, दूसरे दोस्त का b कितना हो जाएगा?
20 माइनस एक्स ईयर्स। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो अब यहाँ पे हमारा ये काम हो गया। अब आगे बढ़िए, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट। आगे 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले का बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 4 ईयर्स अगो। 4 साल पहले बताइए, यदि पहले वाले दोस्त का अभी प्रेजेंट में एज इतना है और दूसरे का दोस्त का एज इतना है, तो 4 साल पहले दोनों का कम रहा होगा, 4 साल दोनों का कम रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड वॉज कितना रहा होगा? x माइनस 4 ईयर्स रहा होगा। उसी प्रकार से दूसरे वाले दोस्त का एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, इसका भी तो कम रहा होगा, अभी इतना है 20 माइनस एक्स, तो उसका भी कम रहा होगा, तो -4 कर देंगे ईयर्स। कोई डाउट नहीं ना? चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। इसको आप सॉल्व करके टोटल कितना लिख सकते हैं? अरे 16 माइनस एक्स ना, 16 माइनस एक्स ईयर्स। अब आप इसको भूल जाइए, अब आप केवल इतना याद रखिए, ठीक है। अब जरा देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा गया था। क्वेश्चन कहा गया था 4 ईयर्स अगो, यानी कि 4 साल पहले इन दोनों के एज को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करते हैं 4 साल पहले, तो कितना रिजल्ट आता है? 48 ईयर्स आता है। इसका मतलब ये एज 4 साल पहले का हो गया पहले वाले दोस्त का, और ये एज हो गया पहले दूसरे वाले दोस्त का 4 साल पहले का एज। तो जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए? 48 ईयर्स आना चाहिए। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। कोई डाउट इसमें? मल्टीप्लाई करेंगे सेपरेट अलग अलग, पहले x से कर देंगे 16 माइनस एक्स को, फिर -4 से करेंगे 16 माइनस एक्स को, बराबर 48। आगे बढ़िए, ये हमारा कितना हो जाएगा बताइए? 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x बराबर 48। आगे बढ़िए, अब आप एक काम करो, ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में दिख रहा है ना, आप एक काम करिए, इस पूरे का उठाकर आप उधर लेकर चलिए, 48 के उधर, तो 48 तो हमारा वैसे रहेगा, 48 में कोई बदलाव नहीं, और इन सब का उठाकर हम उधर लेकर जा रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा? माइनस 16x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 4x बराबर 0। अब यहाँ पे आइए, इसको सॉल्व किया जाए। एक्स स्क्वायर हम लोग पहले लिख देते हैं। अब बढ़िए, पहले काम करते हैं, एक्स स्क्वायर का हो गया काम। अब आप काम कीजिए एक्स वाला और एक्स वाला, तो ये -16x और -4x माइनस 20x, इसका भी काम खत्म। अब ये 48 और 64, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 6 4 10 1 11, 112 बराबर कितना? 0। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आई है? चलिए, तो ये हमारे पास आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमको जो है ना निकालना है इसका प्रेजेंट एज, क्या वो पॉसिबल है कि नहीं है, वही हमको पता करना है। अब यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद जो हम करने जा रहे हैं ना, वो एक नया चीज़ है, देखिए ध्यान से। यहीं पे अब हमको सबसे पहले बता दीजिए ए बी और सी का वैल्यू। ए का 1, बी का वैल्यू -20, सी का वैल्यू 112। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। अब आप इसमें फॉर्मूला लगाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ca डिवाइडेड बाई 2a होता है। वैल्यू को आप पुट कीजिए, -b माइनस, अब b का वैल्यू -20 पहले से है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि -20 का स्क्वायर -4 इंटू सी यानी कि 112 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। कोई दिक्कत? चलिए इधर का मिटा दें।
अब उसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, यहाँ पे कंटिन्यू उसको आगे बढ़ाया जाए। माइनस माइनस प्लस यानी कि 20 प्लस माइनस रूट अंडर का काम किया जाए। देखिए 20 का स्क्वायर है, इसका मतलब 400, कितना 400, और वो माइनस में कितना है 112 है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है 448 448, ठीक है। आगे डिवाइडेड बाई 2, एक स्टेप और आगे बढ़ाया जाए। 20 प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो -48 बाई 2। अब यहीं पे आपको समझना है क्या, देखिए ध्यान से, ये हमारा अंदर में जो होता था रूट के अंदर में, वो हमारा क्या कहलाता था, डिस्क्रिमिनेंट। यानी कि यहां पे आप जरा समझिए ध्यान से, आप यहां पे इसको आप इधर रफ में लिख लीजिएगा, b² माइनस 4ca ही हमारा क्या कहलाता था, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता था। और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा हुआ, छोटा हुआ या 0 के बराबर हुआ, 0 से छोटा हुआ। इट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं हैंस d इज स्मॉलर देन 0। और जब भी हमारा d 0 से छोटा होता है यानी कि नेगेटिव होता है, तो उस केस में हमारा रूट्स कैसा होता है, बताइए। नेचर ऑफ रूट्स आपने पढ़ा है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, तो यहां पे लिखेंगे सो नो रियल रूट्स, बात खत्म। इसका मतलब हो गया कि अब हम इसको और आगे कंटिन्यू सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और जब सॉल्व नहीं होगा तो क्या x का वैल्यू आएगा, नहीं आएगा। इसीलिए सवाल में कहा गया था कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आया। यानी कि सबसे पहले आपको यहां से वहां करना है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां तक जैसे ही आप आए, दोबारा समझिए इस चीज को, यहां तक आप जैसे ही आ गए वैसे ही आप देख रहे हैं कि रूट के अंडर में -48 है। -48 का मतलब हो गया वो 0 से छोटा नंबर है, 0 से छोटा नंबर है -48। और जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि यहाँ पे -48 आया, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आया 48 -48, तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से छोटा आता है, इसमें हमारा रियल रूट्स निकलता ही नहीं है। यानी कि नेचर ऑफ रूट्स का ये कौन सा टाइप है, तीसरा वाला टाइप है। तो जब रियल रूट्स निकलेगा ही नहीं, तो x का वैल्यू हम कहाँ से पता कर पाएंगे, नहीं पता कर पाएंगे। इसका मतलब इन दोनों दोस्त का हम प्रेजेंट एज मालूम ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया था कि ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस d इज स्मॉलर देन 0, सो नो रियल रूट्स। यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस the given situation does not possible रीजन भी आप लिख सकते हैं इसमें, बिकॉज d इज स्मॉलर देन 0। बात खत्म हो गया, इतना ही करना था आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो जब भी इस प्रकार का कुछ उटपटांग जैसा सवाल आ जाए ना, पॉसिबल है कि नहीं है इस प्रकार का सवाल, तो फिर आपको इसमें करके देखना है। ये पूरा तो आपको करना ही है, यहां तक आप करके देख सकते हैं। हालांकि आप पहले भी करके देख सकते थे, केवल डिस्क्रिमिनेंट के जगह पे वैल्यू पुट करके देख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ तक भी आप करेंगे तो ये भी सही है आपका, ठीक है। चलो, तो ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे हम लोगों ने आज कंप्लीटली अपना एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को कंप्लीट किया। अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे कुछ और वर्ड प्रॉब्लम के साथ। एज वाला नहीं, एज वाला खत्म हो गया, कुछ और अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम को लेकर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लिया था, उसमें हमारा बस 3 सवाल था। और देखिए यहाँ पे जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में जितने भी प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। तो इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट हम लोग लेने वाले नहीं है। बस फर्क इसमें ये है कि चैप्टर नंबर 3 में आप 2 वेरिएबल निकालते थे, इसमें आपको हर बार वेरिएबल एक ही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो, तो एज वाला हो चुका था, आज हम लोग शुरू करेंगे नंबर रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम।
इसमें भी हमारे पास 3 सवाल है, जो कि इसमें से 2 लगभग एक प्रकार का है और एक थोड़ा सा अलग है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे। वो कॉन्सेप्ट है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, देखिए उसके बारे में थोड़ा सा, ये जहाँ पे थोड़ा सा बस लिखना है इसमें, उसके बाद फिर सवाल बनाएंगे। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बारे में, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का सीधा सा मतलब यहाँ पे है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, एक के बाद एक यदि हम लोग बोलना चाहें तो उसके लिए हम लोग एक अच्छा सा वर्ड बोल सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव। और याद कीजिए इंटीजर का मतलब क्या। अच्छा, इंटीजर हमारा 2 प्रकार का हो सकता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात केवल और केवल पॉजिटिव इंटीजर के बारे में करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में आपका जो है ना नेगेटिव इंटीजर के बारे में बात नहीं किया गया है वर्ड प्रॉब्लम में खास करके, तो हम लोग भी नहीं करेंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पे इसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल आपको समझना बहुत जरूरी है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब हो गया लगातार, एक के बाद एक नंबर हमारा, लेकिन कैसा नंबर, इंटीजर वाले। और यहाँ पे हम लोग हमेशा बात करेंगे इंटीजर का, वो भी केवल पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव भी होता है जो कि -1, -2, -3 होता है, उसके बारे में बात नहीं करने वाला है, केवल और केवल पॉजिटिव इंटीजर के बारे में। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे आपको समझ में ज्यादा आएगा। जैसे यदि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एटसेट्रा। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे आप ये बताइए, ये इंटीजर हमारा कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है। दूसरी बात, ये हमारा एक के बाद एक लगातार है, इसका मतलब हो गया कि ये हमारा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। और इसके लिए थोड़ा सा और आप बोलना चाहेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आप बोल सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो अब यहाँ पे मेरा सवाल आपसे ये है कि एक के बाद एक हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आ गया, ठीक है, ये हमने बता दिया। लेकिन मान लीजिए कि सवाल में आपको कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर दिया ही नहीं गया है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वाले इंटीजर को आप x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो अब आप बताइए, पहले वाले इंटीजर को आपने x माना तो दूसरा वाला हमारा कितना होगा, नहीं x + 1 होगा। आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए यदि हमारे पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 के जगह पे हमारा x है, तो हमारा 2 कब मिलेगा, जब इस 1 में 1 और जोड़ देंगे। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास यदि 1 है और यहाँ पे यदि x है, तो 1 के बाद 2 हमको कब मिलेगा, जब 1 में और 1 जोड़ देंगे तो 2 मिल जाएगा। उसी प्रकार से यदि हमने पहला इंटीजर x मान लिया तो ऑब्वियस सी बात है हमारा दूसरा इंटीजर कितना होगा, x + 1 होगा। यदि हमारा पहला इंटीजर मान लीजिए 1 है तो दूसरा हमारा कितना होगा, 2। और 2 कैसे आता है, पहले 1 में से 1 को और जोड़ दो तो 2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए तीसरा इंटीजर कितना होगा, x + 3 होगा। यानी कि यदि आपको तीसरा वाला चाहिए तो आप x में क्या कर दो, 3 को ऐड कर दो, और चौथा निकालना हो तो क्या करेंगे, फिर x + 4 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये तो सिंपल सा हमारा एग्जाम्पल हो गया। ये एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा इस प्रकार का। क्वेश्चन में बस आपको ये क्या हो रहा है, हाँ, क्वेश्चन में बस आपको कहेगा कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर या फिर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इस प्रकार से बोलेगा। तो जब भी आपको ना दिया हुआ रहे उस केस में हमेशा आप इस प्रकार के नंबर के बारे में पहले सोचेंगे कि अच्छा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मतलब कि लगातार एक के बाद एक। तो यदि 1 हमारा है तो दूसरा वाला इंटीजर हमारा कब मिलेगा, जब 1 में एक और जोड़ देंगे। तो यदि आपने पहले वाले को x मान लिया है तो दूसरा वाला हमारा कब निकलेगा, x + 1, x + 2, x + 3। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारा इसमें है, इसमें एक एक आप जोड़ते जाइए, बार बार अगला वाला मिलता चला जाएगा, आपको दिक्कत इसमें। चलो, तो यहाँ पे जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल किया जाए कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर या फिर पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा। एग्जाम्पल अभी बना के दिखाएंगे और समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, जैसे सबसे पहला सवाल देखिए, दी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हम लोग बाद में देखेंगे, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई बाद में देखेंगे, पहले आगे बढ़िए। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर तो है लेकिन कैसा वाला है, पॉजिटिव है, यानी कि इसी प्रकार का कुछ है। आगे बढ़िए, इज 306, यानी कि जब हम लोग 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो इंटीजर बताइए हमारा कौन कौन सा 2 होगा। क्या इसमें से दोनों में से पहला भी मालूम है आपको, नहीं मालूम है। तो सबसे पहले आप इसमें सॉल्यूशन पहला बनाइए, देखिए ध्यान से,
लेट द फर्स्ट इंटीजर बी एक्स। अब जरा बताइए, इसमें कहा गया था दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करने पे इतना आता है। तो पहला तो हमने मान लिया एक्स, तो बताइए दूसरा इंटीजर हमारा कौन सा होगा? एक्स प्लस वन। सिंपल सी बात है, इसी प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे द फर्स्ट पॉजिटिव, आप ऐसे लिखो द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इस प्रकार से। लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी, यदि हमारा पहला एक्स है तो दूसरा एक्स प्लस वन होगा। उसी प्रकार से द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स प्लस वन। चलिए, अब हमको दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मिल चुका, एक्स और एक्स प्लस वन। अब इसमें क्या कहा गया था? प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया था। तो अब यहाँ पे आप आइए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट कितना आता है? 306 आ जाता है। क्या कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब इसको बस सॉल्व करने की जरूरत है। मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इधर लगाना जाएंगे तो -306 इक्वल टू 0। चलिए, अब जरा देखिए ध्यान से। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीका है, एक फैक्टराइजेशन और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगाएंगे ना तो हो सकता है कि थोड़ा सा रिजल्ट बड़ा आ जाए, क्योंकि 306 है लास्ट में सी का वैल्यू, तो हो सकता है कि बड़ा आ जाए। लेकिन यहाँ पे यदि थोड़ा सा हम इसको फैक्टराइजेशन से बनाना चाहें तो फैक्टराइजेशन से भी बन सकता है। -306 को एक्स स्क्वायर से आप हालांकि आप इसको फॉर्मूला से ही बना सकते हैं, आपको जिससे अच्छा लगे आप उससे बना लीजिएगा। ठीक है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इसको कम से कम जो है ना इस बार फैक्टराइजेशन से बनाया जाए। इसके लिए हम कितना कर सकते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 17, बिल्कुल सही है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। इतना आप करेंगे, समझिएगा पहले ध्यान से इसमें क्या कहा गया। हाँ, इतना करेंगे, यानी कि आप ऐसे करते थे ना, पहले वाले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा? -306 एक्स स्क्वायर। तो इसको हमने दो अलग अलग नंबर में ब्रेक कर लिया, कितना? 18x और -17x। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। दोनों का आपस में ऐड कर देंगे, x आ जाएगा। स्प्लिट हमने कर दिया। अब आगे बढ़िए, एक्स स्क्वायर प्लस 18x को आप एक साथ ब्रैकेट में रखिए, उसके बाद 17x प्लस 306 को आप एक साथ ब्रैकेट में रखिए। अब देखा जाए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको? इसमें कॉमन दिख रहा है आपको x, तो हमारा x प्लस 18 बचेगा, माइनस इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको? इसमें कॉमन दिख रहा है माइनस, इसमें दिख रहा है हमको -17, तो बचेगा x प्लस 18 इक्वल टू 0। आप करके भी देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन है, यदि आपको ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, थोड़ा सा यदि ये हार्ड लग रहा है तो आप इसी चीज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी बना सकते हैं। ठीक है, इसी को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आ जाइए, अब तो हमारा पहला हो जाएगा x -17, हाँ x -17 और x प्लस 18 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको मालूम है हम लोग क्या करते थे, when x -17 इक्वल टू 0, और उसी प्रकार से when x प्लस 18 इक्वल टू 0। आगे बढ़ा जाए, अब यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू 17 आ गया और यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू -18 आ गया। ठीक है, चलिए अब आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि सर हमारे पास x का दो वैल्यू आ रहा है, समझना ध्यान से। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर हमारे पास यहाँ पे x का दो वैल्यू आ रहा है, तो दोनों वैल्यू में से हम कौन सा वैल्यू इसमें लें? क्योंकि हमसे पूछा क्या गया था सवाल में, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमको इंटीजर्स निकालना है। और पहले वाले को आपने x माना था, दूसरे वाले को आपने x प्लस 1 माना था, तो x का वैल्यू हमारे पास 2 को आ गया है। तो इन दोनों में से हमको कौन सा वैल्यू लेना चाहिए?
इन दोनों में से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। चलो हम यदि हम 17 लेते हैं, समझना ध्यान से, यदि हम यहाँ, अच्छा कुछ पहले देख लो, कुछ गलती तो नहीं ना कहीं पे, माइनस माइनस साथ प्लस हो जाएगा, नहीं सही है। यदि हम 17 लेते हैं, सबसे पहले एक्स वैल्यू 17 लेते हैं, तो पहला इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और दूसरा हमारा हो जाएगा कितना, 17 + 1 यानी कि 18। पहला हो गया 17 और दूसरा हो गया हमारा 18, यानी कि दोनों कंसेक्यूटिव है। ठीक है, यदि अब आप -18 लेते हैं, मान लीजिए -18 लेंगे, तो -18 तो चलो ठीक है, हमारा पहला नंबर हो गया, और दूसरा नंबर यदि आप -18 + 1 लेंगे तो -17 आ गया। लेकिन यहाँ पे आप गौर कीजिए पहले मेरे बातों को ध्यान से, ये दोनों का दोनों हमारा माइनस में आ रहा है, और यहाँ पे हमारा दोनों का दोनों प्लस में आ रहा है, और सवाल में क्या कहा गया था, पॉजिटिव इंटीजर। क्या नेगेटिव वाला लेंगे अब आप, नहीं लेंगे। तो यहाँ पे इतना हमको जानबूझ के इसलिए बताना पड़ रहा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो सवाल में। हालांकि अब आपके माइंड में सवाल आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था कि सर एक्स का तो हमारे पास दो को वैल्यू आ गया, एक 17 और एक -18, तो फिर हम एक्स का वैल्यू लेंगे कौन सा। कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं, आप सवाल को एक बार पढ़ लो। इसमें बात किया गया पॉजिटिव इंटीजर का, यानी कि -18 को हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है 17 से, क्योंकि ये पॉजिटिव और वो नेगेटिव, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास, तो ये हमको एक्स्ट्रा इसलिए बताना पड़ा क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 17 हो गया, 18 नहीं लेंगे माइनस, क्योंकि वो माइनस में, तो हमको पॉजिटिव वाला चाहिए था। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा नंबर, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 17 ही होगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू आपने 17 आ गया। और सेकेंड नंबर हमारा क्या आएगा, x + 1 था, इसका मतलब 17 + 1 यानी कि 18। अब हमारे पास पहला नंबर 17 है, दूसरा नंबर हमारे पास 18 है। अब जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस बात है कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए, बिल्कुल आएगा, आप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो कोई डाउट अब इसमें, आगे बढ़ते थे। सवाल में बेसिकली ये कहा गया था कि पहले कंसेक्यूटिव इंटीजर को हमने x माना और दूसरे को हमने x + 1 मान लिया। उसके बाद फिर हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास x का वैल्यू 2 को आ गया, एक प्लस में और एक माइनस में। माइनस से हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमको बात किया जा रहा है यहाँ पे पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव वाला ले लेंगे। तो पहला 17 और दूसरा 18, तो क्या ये दोनों आपस में कंसेक्यूटिव है, बिल्कुल है, एक के बाद एक आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सवाल नंबर 2 देखा जाए, ये भी उसी प्रकार का सवाल है। सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए, ये भी उसी प्रकार का, एकदम सेम टू सेम लगभग है। फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। इसमें भी आपको दो पॉजिटिव वाला इंटीजर फाइंड करना है, वो भी कैसा होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। आगे, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। इसका मतलब सर समझ में नहीं आया, चलो बाद में उसको देखेंगे, लेकिन पहले आप दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर तो पता कर लो, है ना। तो पहला हमारा इसमें हो जाएगा, लेट द फर्स्ट consecutive positive integer b x। पहले को हमने x मान लिया, उसी प्रकार से अब आगे बढ़ जाइए। the second consecutive पॉजिटिव इंटीजर, बताइए दूसरा वाला हमारा क्या होगा, x + 1 होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब इसमें क्या कहा गया देखिए ध्यान से, आप फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पता करना है, पता कर लेंगे बाद में। इसमें कहा गया है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, देखो यहाँ पे स्क्वायर नहीं कहा, स्क्वायर्स कहा, यानी कि आपके पास दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मालूम चल गया, एक x और एक x + 1। इन दोनों का आप पहले क्या करो, स्क्वायर करो। स्क्वायर करने के बाद क्या कर दो, दोनों का आपस में प्लस कर दो। तो सिंपल से यहाँ पे हमको कहा जा रहा है कि पहले वाले का भी स्क्वायर करो और दूसरे वाले का भी स्क्वायर करो और इन दोनों का आपस में जोड़ दो, प्लस कर दो। कितना आ जाएगा रिजल्ट, 365 आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आगे देखिए, इसमें तो आपको साफ दिख रहा है x² का x² ये रहेगा,
प्लस, क्या इसमें आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा होगा। तो इसमें हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू 365। आगे बढ़िए, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 365। आगे बढ़ जाइए, फिर उसके बाद ये हमारा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। इसको हम लेकर इधर आ गए हैं, थोड़ा सा इसको और सॉल्व किया जाए। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0, सही है। माइनस कर दिए हैं एक। आगे बढ़ जाइए। अच्छा, इसमें क्या आपको 2 कॉमन नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल 2 कॉमन नजर है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, सही है। चलिए, अब इस 2 को आप उधर भेज देंगे तो 0 बन जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए ध्यान से, अब ये हमारा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है तो अब आपको इसका निकालना क्या है, 2 इंटीजर निकालना है। तो अब उसका भी तरीका आपके पास सॉल्व करने का 2 है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और एक फैक्टराइजेशन मेथड। तो जिससे आपको मन करे आप उससे बना दीजिए, बात समझ में आ रही है। लेकिन हम यहाँ पे बनाएंगे फैक्टराइजेशन से बनाते हैं। आपको मन करे आप क्वाड्रेटिक से बना लीजिएगा फॉर्मूला से, लेकिन हम थोड़ा सा इसको ना बना देते हैं थोड़ा सा फैक्टराइजेशन से। चलिए देखा जाए। अब आप इसमें क्या करते थे, माइनस 182 को x से मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस 182 एक्स स्क्वायर। अब इसको आप ऐसे 2 अलग अलग नंबर में ब्रेक करते थे, है ना। चलिए, कौन कौन सा वो हमारा 2 अलग अलग नंबर होगा जिसमें कि हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, सोचिए जरा इसके बारे में, कौन कौन सा हो सकता है। माइनस 182 हमारा यानी कि कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें कि 182 आता है, कितने बार में, वो भी यही आपको पता करना है इसमें। देखिए ध्यान से, 13x और 14x, इन दोनों को आपस में आप देख लीजिए ध्यान से। इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 182x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन ये माइनस में है। और अब आप बीच वाले को देखो, ये प्लस में है, तो किसमें हमको साइन देना पड़ेगा माइनस का, 13 में। वेरी गुड। तो अब हमारा बन गया, बस इतना ही करना था इसमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182 बराबर 0। अब तो आसान है। अब इसमें आप एक्स स्क्वायर माइनस 13x को आप एक साथ लिख लो और 14x माइनस 182 को एक साथ लिख लो। इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, x बचेगा, x माइनस 13, इसमें कॉमन नजर आ रहा है 14, तो बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। इसमें हमारा x प्लस 14 पहला होगा और दूसरा होगा x माइनस 13 बराबर 0। क्या इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे हाँ, अब तो हमारा वो वेन वाला, वेन x प्लस 14 इक्वल टू 0। चलो एक काम करो, यहाँ पे तो चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कर लो वेन x प्लस 13 इक्वल टू 0, सॉरी x कितना है, x माइनस 13, x माइनस 13। चलिए सॉल्व कीजिए। यहाँ पे हमारा हो जाएगा x का वैल्यू माइनस 14 और इसमें हो जाएगा x का वैल्यू 13, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए आपके पास फिर से 2 ऑप्शन है, एक वैल्यू हमारा पॉजिटिव में आया और एक वैल्यू हमारा नेगेटिव में आया। तो कौन सा वैल्यू लेंगे इसमें, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि सवाल किसका कहा गया था, पॉजिटिव इंटीजर का कहा गया था। तो इसमें हमारा वैल्यू केवल और केवल 13 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा हैंड्स फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर हमारा हो गया 13 और सेकंड नंबर क्या होगा
सेकेंड नंबर क्या था हमारा, सेकेंड नंबर था x+1, यानी कि 13 में ऐसे कर लो x+1 यानी कि 13+1 इक्वल टू 14। कोई दिक्कत बात समझ आइए। तो एक हमारा नंबर हो गया 13 और दूसरा नंबर हो गया हमारा 14। तो ये कॉन्सिक्यूटिव भी है, यानी कि एक के बाद एक लगातार भी है। साथ ही साथ इन दोनों को आपस में हम यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 365 आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो बस हो गया, आगे बढ़े। चलिए एक लास्ट सवाल हमारा बच रहा है, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, देखिए सवाल नंबर 3 में क्या कहा गया है। सवाल नंबर 3 में कहा गया है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यह सवाल बड़ा विचित्र है लेकिन बड़ा आसान भी है, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके सम के लिए। इसमें कहा गया है ना कि दो नंबर का सम, यानी कि दो नंबर को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो आ जाता है 27। लेकिन दो नंबर में से कौन कौन सा नंबर जोड़ते हैं आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है तो पहले वाले को कुछ मान लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। पहले वाले नंबर को हमने एक्स मान लिया। अब जरा समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपको हिंट मिल गया है। क्या हिंट मिल गया है? दो नंबर को जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 27 यानी कि 27, जिसमें से एक नंबर हमारा अब हो गया एक्स। तो बताइए दूसरा नंबर हमारा कितना होगा? नहीं समझिए, दोबारा ध्यान से। दो नंबर को जोड़ते हैं तो आता है 27, जिसमें से पहला नंबर हमारे पास एक्स है। तो बताइए दूसरा नंबर हमारा कितना होगा? जैसे यदि मैं कहूं कि देखो मेरे पास ना 27 रुपया है, यानी कि मेरा और मेरे दोस्त का मिलाकर टोटल रुपया कितना है? 27 रुपया है, जिसमें से मेरे पास 7 रुपया है। तो बताओ मेरे दोस्त के पास कितना होगा? 20 रुपया। इसमें क्या किया आपने? पूरे नंबर में से पहले वाले दोस्त के पास जो पैसा था उसको आपने माइनस कर दिया। तो कितना हो जाएगा? 27 माइनस 7 किया ना आपने, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये बड़ा लॉजिक वाला सवाल है। इसमें कहा यह जा रहा है कि देखो दो दोस्त है, मान लो दोनों के पैसे को मिलाकर 27 रुपये है, जिसमें से पहले दोस्त के पास x रुपया है। तो बताओ दूसरे के पास कितना होगा? सिंपल से बात है, जब पहले के पास x रुपया है तो टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो दूसरे पास कितना है मालूम चल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मेरे और मेरे दोस्त के पास 27 रुपया था दोनों का मिला के, मेरे पास अकेला 7 रुपया है, तो मेरे दोस्त के पास कितना होगा? 20 रुपये। तो बेसिकली आपने क्या किया, पूरे पैसे में से मेरे वाले पैसे को माइनस कर दिया, रिजल्ट आ गया आपके सामने 20 रुपये, जो कि मेरे दोस्त के पास है। तो पहला नंबर हमारा x हो गया, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर भी 27 माइनस एक्स। सेकेंड नंबर भी हमको मिल गया और फर्स्ट नंबर भी मिल गया। तो देखिए अब ध्यान से क्या कहा गया है इसमें ना, यहाँ तक सम तक का हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब बात हमारा बच रहा है प्रोडक्ट का। मतलब कि दो नंबर था, उन दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 27। ये दोनों हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट, सम का काम कंप्लीट हो गया। अब प्रोडक्ट का बात किया जा रहा है। अब सिंपली आप क्या करो, इन दोनों को आपस में ना मल्टीप्लाई कर दो। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कर दो और रिजल्ट हमारा 182 आ जाएगा। बस बात खत्म, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यानी कि मल्टीप्लाई करने का जरूरत है बस। 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। अब आपको लग रहा होगा कि सर सवाल में तो सम भी पूछा गया था, प्रोडक्ट भी पूछा गया था, आप केवल यहाँ पे प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे केवल और केवल प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा सम वाला भी तो काम हो चुका है कि नहीं? तो यहाँ पे दोनों चीज़ आपस में इंक्लूड है। अब इसको थोड़ा सा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको उधर लेकर आ जाएंगे तो नहीं, उसको अभी फिलहाल उधर रहने दीजिए, इसका काम है 182। अच्छा अब जरा यहाँ पे आप देखिए कि एक्स स्क्वायर हमारा माइनस में है ना, गड़बड़ी ये पैदा कर सकता है। इसलिए एक काम करो, क्या इन दोनों को उठाकर लेकर उधर चले जाओ डायरेक्ट। तो कितना हो जाएगा? 182 उधर है, उधर रहेगा ही, और ये हमारा हो जाएगा माइनस 27x और ये हमारा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। अब इसी को थोड़ा सा आप अरेंज कर लो। एक्स स्क्वायर
-27x प्लस 182 बराबर 0। तो क्या ये अब हमारा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आया, हाँ या ना? बिल्कुल आ चुका है अभी हमारा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। तो चलो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर देते हैं। आपको मन करे तो इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से यदि हम इसी को सॉल्व करना चाहेंगे तो इसको हम सॉल्व ऐसे करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर है, इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले 182 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने आएगा 182 एक्स स्क्वायर आएगा। तो अब आप इसको दो अलग अलग नंबर में ब्रेक कीजिए, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 182 एक्स पर आ जाए और जोड़ने पे हमारा -27 एक्स आ जाए। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये 182 हमारा इसमें 13 और 14 होना चाहिए? लेकिन ये तो हमारा दोनों प्लस में आ जाएगा, लेकिन अभी भी ये माइनस में है। इट मीन्स इन दोनों के आगे माइनस का लास्ट साइन लगा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे हो जाएगा -13x -14x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे आइए, चलिए देखिए ध्यान से, इसको अब हम लोग ग्रुपिंग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर -13x को एक साथ, उसके बाद फिर 14x -182 को एक साथ। कुछ नहीं किए हैं, बस ग्रुपिंग किए हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने माइनस क्यों लिखा ब्रैकेट के अंदर? क्योंकि बाहर साइन माइनस का है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x कॉमन, x -13 अंदर में बच जाएगा। हाँ, इसमें हमारा कॉमन 14 आ जाएगा बाहर, इसमें भी हमारा x -13 बच जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक आ गया x -14 और एक आ गया हमारे पास x -13 बराबर 0। आगे बढ़िए, when x -14 बराबर 0 पहला, और दूसरा when x -13 बराबर 0। अब तो आपका मालूम है x का वैल्यू 14 आएगा और इसमें x का वैल्यू 13 आएगा। अब यहाँ पे सवाल है कि सर इसमें तो हमारा दोनों पॉजिटिव आ गया। अरे सवाल भी तो अलग है, क्या इसमें कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव का बात किया? नहीं किया, तो कोई बात नहीं, इससे घबराना ही नहीं है। लेकिन हाँ, इन दोनों में केवल पॉजिटिव का बात किया था, इसलिए हम लोग नेगेटिव वाले को लेंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ पे तो दोनों ले सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे दोनों वैल्यू लेंगे हम? नहीं, दोनों में से कोई एक वैल्यू आपको चूज करना पड़ेगा। लेकिन दोनों में से कोई एक वैल्यू आप चूज करो, आंसर हमेशा सेम आएगा। कैसे? देखिए ध्यान से, यदि हम x का वैल्यू केवल 14 लेते हैं तो पहला नंबर हमारा क्या होगा? 14, और दूसरा नंबर 27 माइनस 14 करेंगे तो कितना? 13। यानी कि पहला वाला हमारा आ गया 14 और दूसरा वाला 13। कब आया? जब हमने वैल्यू लिया 14। अब 13 लेते हैं तो पहला नंबर हमारा कितना? 13, और दूसरा नंबर कितना? 27 माइनस 13 यानी कि 14। इसमें भी तो हमारा दोनों नंबर सेम आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि इसमें आप x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, 13 भी 14 भी, दोनों में से कुछ भी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है और दोनों का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके देख रहे हैं तो रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है। इसका मतलब आप वैल्यू कुछ भी दे सकते हो। चलो तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैंड्स फर्स्ट नंबर इक्वल टू 14। 14 भी आप मान सकते हो, हम 14 वाला ले लिए, आप चाहे तो 13 भी ले सकते हैं, गलत नहीं होगा। फर्स्ट नंबर इक्वल टू 14 और सेकेंड नंबर इक्वल टू कितना? 27 माइनस 14 करेंगे तो 13 हो गया। एक 14 हो गया और एक 13 हो गया। और ऑब्वियस सी बात है, जब इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 182 आ जाएगा, बात खत्म। तो इसी प्रकार से हमारा ये नंबर रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम भी कंप्लीट होता है। इसमें बस समझने वाली बात कहाँ पे थी? समझने वाली बात केवल यहाँ पे थी कि यदि बात करें कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का, इसका मतलब है कि एक के बाद एक लगातार, तो एक के बाद एक लगातार, तो आपने नॉर्मल तरीके से इसको समझ लिया कि हाँ ये सब एक के बाद एक लगातार है, इसका मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। लेकिन सवाल में यदि नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे? पहले वाले को आप x मान लो, उसमें एक ऐड कर देंगे तो दूसरा मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से समझिए, जिस प्रकार से हम लोग 1 में ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 में ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा, उसी प्रकार से वो भी चीज़ है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया। और हाँ, एक बात और हमेशा इसमें ये भी याद रखिएगा कि जब भी आपके पास वैल्यू 2 आ जाए, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो फटाक से आपका ध्यान जाना चाहिए सवाल में किसके लिए बात किया था, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव का बात किया तो नेगेटिव के वैल्यू को नहीं लेंगे, केवल पॉजिटिव के वैल्यू को लेंगे। लेकिन यदि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं कहा गया है
तो फिर आप दोनों में से कोई भी वैल्यू लेकर उसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया। आप यहाँ पे हमने यहाँ पे 14 लिया, आप 13 भी लेकर देखेंगे, दोनों आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा नंबर वाला भी वर्ड प्रॉब्लम आज कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में एरिया वाला बच रहा है 1-2 को, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। यदि और भी कुछ अलग अलग प्रकार का होगा उसको भी सॉल्व कर लेंगे और मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।